पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और एसजीएक्स निफ्टी 22 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस वक्त सिंगापुर में। और बाकी बाजारों पर डालिए नजर। निक्की के बाजार 1.25 से 1.5% की मजबूती बरकरार रखते हुए, हांगकांग की कमजोरी कम होकर अब 70 अंकों की, लेकिन चीन के बाजार 2% नीचे है। शंघाई का इंडेक्स इस वक्त 2 से 2.25% का नुकसान दिखाता हुआ। तो मिला जुला कारोबार है एशियाई बाजारों में, और जो कमजोरी थोड़ी बहुत अमेरिका में हुई है और जो मिला जुला कारोबार है उसका असर आपको दिख रहा है इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी पर। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 40 अंक ऊपर सेंसेक्स और 2 अंक नीचे निफ्टी आपको नजर आएगा। तो एकदम शांत शुरुआत के संकेत, लेकिन कुछ स्टॉक सेक्शन में जरूर है। टाटा मोटर्स 10% नीचे नजर आएगा पहली टिक पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1% के आसपास का नुकसान। वहीं मजबूती दिखेगी टाटा पावर में 3% की, अल्ट्राटेक सीमेंट 3% मजबूत है, ओएनजीसी 2 से 2.25% की मजबूती दिखाता हुआ। टाटा स्टील 1.5% मजबूत है। रुपए पर डालिए नजर, जहां पर हमने कल क्लोजिंग देखी थी 66.32 पर, और आज शांत शुरुआत हुई है 3 पैसे की, 2.5 पैसे की कमजोरी, 66.35 के आसपास। तो कोई खास बदलाव इस वक्त है नहीं करेंसी मार्केट में। स्टॉक्स जो एक्शन में है उन्हीं पर फोकस करते हैं। फार्मा स्पेस, चंदन आपसे राय लेना चाहता हूं 3 शेयरों पर। दिग्गजों में 2 हैं, सिप्ला और लुपिन। दोनों में सीएलएसए जैसे दिग्गज एफआई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थोड़े से अपग्रेड आए हैं। अंडर परफॉर्मर से सेल से अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दी है। हालांकि कोई बड़े बदलाव नहीं, लेकिन छोटे छोटे अपग्रेड हैं सिप्ला और लुपिन के लिए। साथ ही डीवीज लैब जो स्टॉक बड़ा एक्शन में है, यहां पर 26 सितंबर की बोनस की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। बोनस का अनाउंस किया था कंपनी ने। इन तीनों शेयरों में से कोई शेयर है जो आप खरीदना चाहते हैं वायदा कारोबार में आज? जी हाँ, सबसे पसंदीदा काउंटर यहाँ पे लुपिन रहेगा फार्मा पेक में, क्योंकि ये बाजार में हमेशा आउट परफॉर्म करता हुआ रहा है और यहाँ पे लॉन्ग्स बने हुए हैं। और जब भी छोटा मोटा करेक्शन होता है यहाँ पे कोई मेजर ओपन इंटरेस्ट चेंजेस नहीं होते हैं और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग्स इंटेक्ट है और हर डिक्लाइन पे यहाँ पे बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। तो मेरा मानना है कि लुपिन कोई भी डिक्लाइन पे या करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 1950 तक इस तरह यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे यदि ट्रेड करते हैं तो लगभग 1780-1800 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ डीवीज भी काफी एक स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जरूर इस कुछ सप्ताह में यहाँ पे करेक्शन हुआ था, बट उससे पहले का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल पॉजिटिव प्राइस प्लेसमेंट है, लॉन्ग्स यहाँ पे इंटेक्ट है और ये जो रिसेंट डिक्लाइन आया है वो एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से डीवीज लैब और लुपिन दोनों में ही खरीदारी के मौके हैं। लुपिन काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट और द पोजिशनल एंगल से भी स्टॉक को देखा जा सकता है। मेरे को मेटल कंपनियों के ऊपर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? हमने देखा सरकार ने इंडस्ट्री की कुछ बातें सुनी है। 20% सेफगार्ड ड्यूटी कल लगाई गई हॉट रोल स्टील पर। आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? हमने देखा है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स निचले स्तरों से करीब 20 से 24% की रैली दिखा चुके हैं अब तक। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी उतरना चाहिए या आपको लगता है और गिरावट आ सकती है आने वाले दिनों में? आई थिंक पहला इसका फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर आंसर आई विल से कि पॉइंट नंबर 1 है कि मैंने 20 साल के अनुभव में इतना देखा है कि जहां भी कंपनी की अर्निंग्स आर अंडर क्वेश्चन मार्क, अपग्रेड्स आने वाले नहीं हैं, तो यू शुड स्टे अवे। सेकंड, कि ये सारे स्टॉक्स इतने पीटे हुए कि ऑल द नेगेटिव्स आर डिस्काउंटेड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। लेकिन थर्ड, सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बचाना चाहता है, थोड़े कंपनीज को बचाना चाहता है। काफी कंपनीज के पास अभी स्ट्रेस्ड एसेट्स बन रहे हैं। तो आई थिंक सेफगार्ड ड्यूटी जहां पे भी है तो बचा रहा है। जहां पे भी आप किसी को बचा रहे हो उसको जाके खरीदना उचित नहीं होता है। लेकिन इतने पीटे हुए स्टॉक्स, गवर्नमेंट हैज गिवन अ सेफगार्ड ड्यूटी, तो डेफिनेटली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल अपसाइड बनता है। Fundamental call will only happen when you have a global recovery happening, especially China जो major consumer है। तो I won't advise any of the stocks. Maybe JSW Steel को थोड़ा सा preference दूंगा and second would be Tata Steel, but I won't advise them to be bought in a hurry unless you are a trader who will learn to sell at higher levels. Because from a longer term angle, I would possibly wait for more global economic recovery to be seen, जो आजकल में दिखता नहीं है, आना वाला है। So I will wait for that to happen before I recommend it from a longer term angle. Okay, तो ये राय आती है यहाँ पर मेटल शेयरों पर। लेकिन देख लेते आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ सुझाए हैं हमारे 2 कैप्टन से, जो आज सुबह 7:30 बजे आपके पसंदीदा शो स्टॉक 2020 में थे। हमारे दोनों कैप्टन नीरज वाजपेयी और पूजा त्रिपाठी ने कहाँ दी है ट्रेडिंग की सलाह, आइए देखते हैं।
पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं कि आज का क्या रुख बन रहा है। तो इसमें 2 सेल कॉल है, रिलायंस कैपिटल और हिंदुस्तान जिंक, जहां पे कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एसकेएस माइक्रो, एक्सिस बैंक, तमाम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सेक्टर्स काफी बुलिश है, उनको लगता है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी गोल्डमैन सैक्स ने दोनों को अपग्रेड किया, एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक खरीदारी की उनकी सलाह है। रेट कट की उम्मीद है, इसलिए HDIL में भी एक खरीदारी की सलाह सेक्टर की तरफ बन रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने के संकेत, तो इसलिए बजाज कॉर्प में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इस स्टॉक को गोल्डमैन सैक्स ने अपनी टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया, अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है कि इसको खरीदना चाहिए। अगर रेट कट आता है, रेट बढ़ता है यूएस में, तब भी इसमें एक बड़ा मूव देखने को आपको मिल सकता है। वहीं NIIT स्किल इंडिया का बड़ा बेनिफिशियरी होगा खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो 2 सेल, बाकी खरीदारी की सलाह। पूजा मेरी टीम में भी 3 सेल और बाकी खरीदारी करने की राय होगी। हिंडाल्को, गेला, वेदांता में यहाँ पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं सिलेक्टर्स। टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे कमजोर हैं। वेदांता में कंसर्न्स यहाँ पर काफी देखने को मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर इस काउंटर में आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नव भारत वेंचर्स में आज खरीदारी करने की राय होगी। टाटा स्टील के साथ एक अग्रीमेंट किया है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी के लिए खरीदारी देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। ताज GVK होटल्स में एक फंड एक्शन देखने को मिला है। डीवीज लैब में बोनस इशू के रिकॉर्ड डेट की कंपनी ने घोषणा की है, तो ये आज होगा आज का हमारा डिपेंडेबल काउंटर। इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक में LIC ने फंड इन्फ्यूजन की बात की है, तो इस लिहाज से यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। सेल और टेक्समेको रेल में भी तेजी करने की सलाह होगी। फ्री हिट स्टॉक आज का मारुति सुजुकी होगा। यहाँ पर RBI ने FII जो बैन था वो हटा दिया है, और अब यहाँ पर FII खरीदारी इस काउंटर में और देखने को मिल सकती है, तो इस लिहाज से आज तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। फ्री हिट स्टॉक होगा आज ये मेरा, तो आज 3 स्टॉक में बिकवाली की राय और बाकी सब में खरीदारी करने की राय। चलिए, तो मारुति सुजुकी आज फ्री हिट स्टॉक का। मेहरबून, क्या व्यू बन रहा है आपका इस पर, जिस तरह से RBI ने लिमिट बढ़ाई है, अब चर्चा चल रही है कि MSCI इंडेक्स में भी वापस शामिल हो जाए। एक आउट परफॉर्मर रहा है क्लियर कट ये स्टॉक, यहाँ से और तेजी बनती है। आई थिंक फ्रंट लाइन में अगर आप देखें तो इट्स पॉसिबली द बेस्ट परफॉर्मर इन द लास्ट 1 ईयर, और ये भाव में आई थिंक आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मेरा फेवरेट स्टॉक ऑटोमोबाइल में जो मैं एडमिट करता हूँ, इसमें टाटा मोटर्स, जो पीछे काफी चल चुका है पिछले 1 साल में। आई फील रिलेटिवली परसेंटेज एप्रिसिएशन नीचे की तरफ चला है, पिछले 1 साल में आफ्टर गोइंग अप टू 550 रुपीज, तो 50 रुपए वाला 550 के अभी थक के नीचे आया। देयर आर कंसर्न्स ऑन चाइना विच आई थिंक हैज बीन ओवरडन, लेकिन रिलेटिवली अगर आप मुझे पूछो तो एट द मोमेंट वाइल मारुति लुक्स गुड एंड मारुति शुड बी हेल्ड ऑन टू, इतने सारे आउट परफॉर्मेंस के बाद आई वुड स्टिल पॉसिबली ओवर अ 12 मंथ पीरियड रिलेटिव परफॉर्मेंस में आई वुड प्रेफर टाटा मोटर्स टू मारुति एट द प्रेजेंट प्राइस। ओके, टाटा मोटर्स खरीदेंगे। यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से पिटा हुआ शेयर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक टेक्स रेल, जहां पर एक खबर आ रही कि ब्राइट पावर करके एक कंपनी, जहां पर ये 76% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं 100 करोड़ रुपए में। ये बताएं सिमी, चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है टेक्स रेल के लिए, क्या मौका है ट्रेडिंग करने का कोई? देखिए अनिल जी, मैं ये कहूंगी कि ये जो स्टॉक है थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट्स पर अगर ये स्टॉक 110-11 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो इसमें थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 117 to 20 होगा। पर फिलहाल ये स्टॉक वीक है और 110 और 111 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही कोई भी इंटरडे लॉन्ग पोजीशन मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। अनलेस दैट हैपन्स वन शुड नॉट बाय दिस स्टॉक। चलिए अब पूजा के पास चलते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकर आई हैं ट्रेडिंग कॉल्स। पूजा बताइए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मंदी में है या तेजी में आज? जी, ज्यादातर एक्सपर्ट्स आज तेजी की राय ही दे रहे हैं, और तीनों ही कॉल्स में आज बाइंग की रणनीति यहाँ पर सुझा रहे हैं। कुणाल दायमा से शुरुआत करते हैं। इन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी स्टॉक में 4 से 5% की शानदार तेजी देखने को मिली थी, और आज भी इनका अनुमान है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 3 से 4 दिनों में 806 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंद्रनाय विश्वास ने एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय दी है। डेली चार्ट्स पर काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक में, और शॉर्ट टर्म के लिए भी काफी पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन में 869 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं जय ठक्कर की। इन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय दी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इनका मानना है कि काफी पॉजिटिव है, और अगले 2 दिनों में 352 के लेवल्स इस काउंटर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों ही कॉल्स में जानकार आज तेजी करने की राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों कॉल्स में खरीदारी की राय, और मैं उम्मीद करता हूँ सिमी आपके जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी तेजी की तरफ हैं।
जी नहीं, आपने उम्मीद ठीक नहीं किया। एक तो मैंने लॉन्ग कॉल दिया है वो मारुति में, जो मैंने कल भी सजेस्ट किया था, आज भी मेरा बाय डाटा में ही है मारुति। मेरा टारगेट होगा 4360 से 4390 का, और इतना बड़ा टारगेट भी आज इंट्राडे में पॉसिबल है क्योंकि आज इसमें कोई अच्छा न्यूज भी है। और सेकंड जो मेरा कॉल है वो भी न्यूज में ही है, आप ही के चैनल में अभी अभी सुना, भारत फोर्ज में किसी ने मतलब लोअर टारगेट दिया है, तो मेरा भी सेल कॉल में भारत फोर्ज आज शामिल था। मेरा टारगेट 1010 और 995 का इनिशियल टारगेट है। मेरा स्टॉप लॉस 1045 का है, और मैंने पहले भी बताया कि 995 के नीचे जाके अगर ये सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 980 से 970 के बीच में ये स्टॉक जा सकता है। पर इंट्राडे के लिए मैंने जो टारगेट दिया था वो 1010 से 995 का ही था, और 1045 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राइट, चलिए, तो ये वो कॉल्स हैं जिस पर आज आप अमल करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन बजाज फिनेंस, सिमी, इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? गोल्डमैन सैक्स ने इसको सेल से अपग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है और यहाँ पर टारगेट भी बढ़ाया है। 4470 का पहले टारगेट था, 4810 का अब नया टारगेट उन्होंने दिया है। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए, चार्ट्स खराब नहीं है, जो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था वो ऐसे आया है। अब मेजर ब्रेकआउट इसका 5255 के ऊपर जाने के बाद ही देखने को मिलेगा। अगर 5255 के ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो इसमें फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 5400 से 5500 का हो सकता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है जिसमें मीडियम टर्म ट्रेंड भी एकदम इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो आप है ही, और मीडियम टर्म ट्रेंड भी अच्छा है। 5255 जो मैंने लेवल अभी बताया 5255 के ऊपर जाने के बाद इसमें जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड में जो वीकनेस आया था वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अदानी ग्रुप के शेयरों पर राय लेना चाहता हूं चंदन आपसे। कहीं कोई और मौका बचा है खरीदारी करने का? कल के बड़े उछाल के बाद जिस तरह से अदानी एंटरप्राइजेस, पावर, पोर्ट सारे तेजी से भागे हैं, क्या ट्रेड लेंगे अब आप? जी अनिल जी, यहाँ पे मेरा जो रेडार में अडानी पोर्ट्स ही रहेगा। अडानी एंटरप्राइजेस पे व्यू देना मुश्किल होगा क्योंकि ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुआ था उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी है वो कुछ साफ इंडिकेशन नहीं देख रही है और स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। जहां तक अडानी पोर्ट्स की बात करें, मेरा मानना है कि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिसेंट करेक्शन के बाद में एक मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं 312-13 के आसपास, और यहाँ पे थोड़े से ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है। हालांकि वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा मिसिंग है, बट मेरा मानना है जिस हिसाब से सपोर्ट लेके टर्न हो रहा है ओवरऑल स्टॉक है वापस एक बाउंस बैक दिखा सकते हैं। ऊपर में 345-350 तक के लेवल है, स्टॉक वापस बाउंस बैक में दिखा सकता है। ट्रेडर्स यहाँ पे 322-320 के लेवल के आसपास का स्टॉक लगा के ट्रेड कर सकते हैं। मेहरबान, आप शुरुआत में कह रहे थे कि अगर 100 रुपए हैं तो करीब 25% के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय। ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस समय खरीदारी के मौके हैं? देखिए, अगर आप समझते हो, आप मेरी तरफ बिलीव करते हो कि मार्केट में और एक धक्का कभी भी आ सकता है, भले वो 8000 से आए, 8100 से आए, अगर नीचे आने वाले हो, तो आई पर्सनली फील आपका पैसा शुड बी इन द टॉप 7-8 कंपनीज। इसमें HDFC बैंक, शायद कॉलगेट आता है, TCS आता है, आई थिंक दोज टाइप ऑफ नेम्स यू गो, इंडसइंड बैंक आता है, कोटक आता है, आई थिंक यू नीड टू गो एंड बाय इनटू देम। रही बात स्पेस की, आई थिंक पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग कंपनीज वेयर exporters rather than importers. They are preferring names where ज़्यादा leveraged balance sheet नहीं है, and quite a few of them are preferring MNC names. So I think people are still having a little bit of a safety in the thing. But अगर आप मानते हो कि market has temporarily bottomed out, हम लोग 8000-8100 के आसपास देखें, all the stocks which I just mentioned could have relatively underperformed for some time, but safety is definitely much higher. I think people need to go and buy into solid frontline names right now. और अगर 100, 200, 300 पर अगर निफ्टी यहाँ से बढ़ता भी है, FOMC जो भी करे उसके बाद, I personally feel don't get tempted to put your balance money in a hurry, because काफी थिंकिंग होगा, अरे यार रह गए, चलो अभी जाके खरीदते हैं, बिकॉज अभी भी नेक्स्ट धक्का आएगा। आई थिंक कीप सम मनी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गो एंड पुट इन द बैलेंस मनी। ओके, ये राय आती हुई जस्ट टायर एक और स्टॉक है चंदन, उस पर आपसे राय ली जाए। कल स्टार परफॉर्मर वायदा कारोबार का सर्च प्लस इंजन जो इन्होंने लॉन्च किया, ऐप जो लॉन्च की, वो काफी दिन से बात चल रही थी, लोगों को लगता है कि शायद कंपनी की तकदीर बदलने वाली है, इस तरह की तेजी कल हुई है। क्या लगता है कुछ और खरीदारी हो सकती है? वायदा कारोबार में कैसी पोजीशन बनी, क्या करेंगे आप?
जी हाँ, हमारा यही मानना है और कल हम इस स्टॉक को अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे थे 880 के आसपास रिकमेंड कर रहे थे 920 तक के टारगेट के लिए। हालांकि इसने ऊपर के लेवल तक भी टेस्ट किए और जिस हिसाब से कल 15-16% का नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, मेरे को लग रहा है कि 1020 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। काफी रिटर्न डाउन काउंटर है, तो यहाँ पे वापस एंट्री की जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बेहतर है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बेहतर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक काउंटर हो सकता है जो एक अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये राय आती है। और अब बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन के संकेत है 5 अंक नीचे निफ्टी और सेंसेक्स 50 अंक ऊपर। तो हम लगातार जो कह रहे थे कि खास फर्क नहीं पड़ेगा एशियाई बाजारों की कमजोरी का, और आप देख सकते हैं शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है। तो देखेंगे कि शुरुआत होने के बाद बाजार पहले फिसलते हैं या पहले मजबूत होते हैं, एशियाई बाजारों की तर्ज पर फिसलते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर, और आप देख सकते हैं शुरुआत होती हुई सेंसेक्स पर हरे निशान के साथ 25 अंक ऊपर सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी 17 अंक नीचे है। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। अब सेंसेक्स फिसलता हुआ दिख रहा है, 35 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। निफ्टी की कमजोरी बढ़ती नजर आ रही है, 25 अंक नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। तो 1/4% का नुकसान हो चुका है निफ्टी में, 7850 का लेवल। वेदांता टॉप लूजर 1.25% के नुकसान के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% की गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1% नीचे। भेल, कैन इंडिया, भारतीय जैसे शेयरों में 1% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। मजबूत किया है मारुति स्टार परफॉर्मर आज का 0.25% ऊपर खुलता हुआ। सिप्ला पर 0.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही। सन फार्मा 1/4% मजबूत। तो ये है इस वक्त का रुझान दिग्गज शेयरों का। आइए वायदा कारोबार की तरफ। एमटेक ऑटो की रफ्तार बरकरार है, 6% ऊपर और टॉप गेनर है वायदा कारोबार का। उसके ठीक नीचे मारुति जैसा दिग्गज। कुछ बेहतरीन मिडकैप्स मजबूती दिखा रहे हैं। बाटा 1.5% ऊपर, वोल्टास 1.25% ऊपर, अरविंद लिमिटेड में 1% से ज्यादा की तेजी। ये है मजबूती की तरफ। आइए कमजोर शेयरों पर भी नजर डालें। सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद भारत फोर्ज पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लगभग 2.5% का। अदानी एंटरप्राइजेस कल का स्टार परफॉर्मर, आज 1.5% फिसलता हुआ। दिग्गजों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% कमजोर है और वेदांता 2% कमजोर। रिलायंस कैपिटल 1.25% नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ। ये है रुझान इस वक्त इन सारे शेयरों का। 50 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। निफ्टी 20 अंक नीचे 7850 के आसपास। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है और बैंक निफ्टी में 1/4% के आसपास की कमजोरी। ये है इंडाइसेस का रुझान इस वक्त। और कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं? 10 स्टॉक है निफ्टी के जो हरे निशान में है, बाकी 40 इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और मारुति उसमें टॉप कर रहा है जो हरे निशान में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से बड़ा अपग्रेड आया है, 2% की मजबूती आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। खुलते ही देखिए करीब करीब 100 रुपए बढ़ चुका है मारुति का शेयर। जी हाँ, 95 रुपीज की बढ़त देखिए आपको, 96 रुपीज की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। सन फार्मा, सिप्ला, कुछ फार्मा के काउंटर्स भी हैं जहां पर तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो मेटल कंपनियों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं, जितना अच्छा कल का दिन था आप देखिए। और कमोडिटी स्टॉक्स भी देखिए, वेदांता में करीब करीब 1.5% की गिरावट। हिंदुस्तान जिंक 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज इंटरेस्टिंगली कुछ रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखी जा रही है। HDIL 2% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1.5% मजबूत। तो जिस तरह से CPI के नंबर्स कल 4% के नीचे 3.66% के आए हैं। अब रेट कट के होप्स RBI से जगते हुए और शायद वहां पर आप देखिए वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा HPCL, BPCL, IOC यहां पर कल भी हमने देखा था एक आउट परफॉर्मेंस। आज भी देखिए HPCL ने मजबूती के साथ शुरुआत करी है, BPCL ने भी 0.5% की बढ़त और IOC भी 1% मजबूत है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज दूसरे दिन मजबूती के साथ ट्रेड करती है। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में हैं आज। अरविंद इंफ्रा लगातार दूसरा दिन ऊपर के सर्किट का। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी की खबर के बाद स्टॉक ने कल ऊपर का सर्किट लगाया 10% का, आज फिर से ऊपर है। टेक्सरेल इस स्टॉक के लिए जो खबरें आती हुई दिखी कि 100 करोड़ रुपए में एक ब्राइट पावर में 76% हिस्सेदारी खरीदी है, 6% स्टॉक ऊपर होता हुआ दिखा है। वेंकीज कल 20% चढ़ा था। बोनस की डेट इन्होंने बोनस का अनाउंसमेंट किया, इस खबर के बाद स्टॉक में आज फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है। फॉलो अप बाइंग 5% की मजबूती। एमटेक ग्रुप की कंपनियां, एमटेक ऑटो के अलावा 2 स्टॉक हैं जो मजबूत दिख रहे हैं। एक तो है JMT ऑटो 5% का ऊपर का सर्किट, मेटलिस्ट फोर्जिंग ये भी 5% ऊपर है, रोला टेनर्स ये भी 5% ऊपर है। तो इस ग्रुप के स्टॉक्स में कैस्टेक्स टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स थोड़ी खरीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खबर आई थी कि $50 मिलियन का इन्हें एड जो है वो शायद मिलता हुआ दिखा है। उस खबर के बाद स्टॉक 5% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। कॉर्पोरेशन बैंक में LIC प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले रही है और इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। 143 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन बैंक में LIC डाल रही है। इस खबर
खबर के बाद स्टॉक 3.5% ऊपर आपको नजर आएगा। इस वक्त ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं साफ तौर पर। भारत फोर्ज आज कमजोर है और इसी ग्रुप की एक और कंपनी ऑटोमोटिव एक्सेल्स, जहां पर शुक्रवार को कुछ फंड्स ने खरीदारी की थी, यूटीआई म्यूचुअल फंड, जहां तक मुझे याद है, आज 3% फिसलता हुआ दिख रहा है। विवीमेड लैब ये एक और स्टॉक है जो पिछले 2 सेशन में काफी चढ़ चुका था। कुछ यहां पर खबरें आ रही थी कि 380 करोड़ रुपए में कुछ ये अपनी कारोबार बेच सकते हैं। इस खबर के बाद कल तेजी हुई थी, आज स्टॉक कमजोर होकर 2.25% नीचे। ये इस वक्त का रुझान आपको नजर आएगा। बाजारों का एकदम शांत होते हुए दिख रहे हैं बाजार, घूम फिरकर कल के लेवल के आसपास आ गए। 5 अंक नीचे सेंसेक्स है, 8 अंक नीचे निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत, बैंक निफ्टी उतना ही कमजोर। ये रुझान है शुरुआती कारोबार का। इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड होगा निफ्टी पर, बताएं चंदन। जी हाँ अनिल जी, ओवरऑल बाजार एक दायरे में है और एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हुई है, बट सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है, मेरे को लग रहा है कि निफ्टी वापस एक अपमूव की तरफ जा सकता है, बट यहाँ पे खरीदारी की सलाह बाय ऑन डिक्लाइन पे ही रहेगी। 78.20 एक अहम लेवल है मेरे हिसाब से, उस लेवल के बाजार होल्ड करना चाहिए। उन लेवल के आसपास गिरावट आए तो खरीदारी कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए वापस 79.20 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बट ध्यान रखें, फेड का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग परसों है, तो या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें और या बेहतर रहेगा आप ऑप्शन में ट्रेड करें। बट फिलहाल जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी खरीदारी है वो बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे करनी चाहिए। सिमी, एक ट्रेड जो आप इस समय लेना चाहेंगी बाजार खुलने के बाद? देखिए, खुलने के बाद ही देना पड़ेगा, क्योंकि खुलने से पहले जो मैंने 2 ट्रेड्स दिया था आप लोगों को, दोनों का ही टारगेट अचीव हो गया है। अब देखिए, मारुति का टारगेट 4390 का था मेरा, और अभी मारुति चल के 4400 के ऊपर आ चुका है। और भारत फोर्ज का टारगेट मेरा 995 का था, 1010 से 995 का था, 991 का लो तो बन चुका है। तो अभी दोनों में तो कोई ट्रेड है ही नहीं। मेरा और एक स्टॉक है जो मैं आज का रडार में रखना चाहूंगी, वो है ब्रिटानिया। कल ही एक्चुअली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने मेरे क्लाइंटों को कल ही सजेस्ट किया था। आज ये वापस 3000 के ऊपर आके बैठा है और ओपन लो सेम है। 3000 से 2990 का ही बेंचमार्क है। इसमें अच्छा ब्रेकआउट एक्चुअली परसों का चार्ट में देखा गया था, डेली चार्ट में। तो ये स्टॉक मेरा रडार में रहेगा। अगर वो बेंचमार्क जो मैंने अभी बताया 3000 से 2990, वो रेंज अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो इसमें 3050 से 3090 का भी टारगेट आ सकता है। ओवरऑल जो मतलब फॉर्मेशन है उसको देख के लग रहा है कि इसमें एक मतलब बॉटम बन चुका है और ये स्टॉक एक नया रैली दिखाने जा रहा है। तो मेरा रडार में है और मेरे क्लाइंटों के पास ये स्टॉक होगा, तो मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने ये इस स्टॉक को कल ही मेरे क्लाइंटों को सजेस्ट किया था। तो देखिए, 2990 के नीचे जाने के बाद मेरा ये व्यू नेकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। पर फिलहाल ये स्टॉक मेरा बाई रडार में है। फिलहाल खरीदारी करने की राय ब्रिटानिया की आती हुई दिख रही है, 3090-3100 के आसपास के लक्ष्य। लेकिन एक स्टॉक जो वायदा कारोबार में अब टॉप कर रहा है चंदन, कावेरी सीड्स, 3% की मजबूती दिख रही है इस शेयर में। अचानक से खरीदारी होती हुई दिखी है, आपकी नजर पड़ी है इसमें क्या हो रहा है इस काउंटर पर? और हालांकि ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस मूवमेंट आया है। जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बट देखिए स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था। पिछले 3-4 सप्ताह की बात करें, स्टॉक लगभग 1000 रुपए से गिर के और आधा हो चुका है, और उसकी वजह हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े शॉर्ट कवर हो सकते हैं। देखिए 425, 430 के आसपास का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने बनाया था, और ये जो बाइंग इंटरेस्ट आ रही है उसी सपोर्ट लेने की वजह से आ रही है, तो थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकते हैं। जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स है वो इसको अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं, बट यदि किसी को 2-4 दिन के लिए ट्रेड करना है तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इमीडिएटली ट्रेडिंग का नजरिया यदि देखें तो 425-430 का एक मेजर सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा, और यदि वो होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो 520 तक के लेवल है वो इस स्टॉक में उछाल में मिल सकते हैं। वेदांता का शेयर भी काफी दबाव में है, सिमी इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? खबरें यहाँ पर आई कल कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी को बंद करने की, छत्तीसगढ़ प्लांट को बंद करने की बात कही है, दिक्कतें आ रही हैं वहां पर और स्लो डाउन हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में, कमोडिटी स्पेस में बना हुआ है। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए, बहुत पहले से ये स्टॉक वीक ही था और मैंने रिसेंट पास में कभी भी स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन नहीं दिया था। इनफैक्ट सेल ऑन रैलीज कैंडिडेट है, ये अभी भी है और आने वाले कुछ एक वीक भी रहेगा। ओवरऑल जो पैटर्न है लग रहा है कि 92 से 96 के बीच में ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अभी ये स्टॉक 100 के आसपास है, रेजिस्टेंस 1022 के आसपास है, तो यहाँ से अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है और डाउनसाइड 96 से 92 का हो सकता है। तो एक इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे भी क्रिएट
ट्रेड किया जा सकता है 102 से 102.50 के ऊपर स्टॉप लगा के 96, 93, 92 ऐसा आ सकता है इंट्राडे में। ओके, लेकिन एक स्टॉक जहां पर थोड़ा वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन हुआ है, एचसीएल टेक, ये काउंटर आपके सामने लेकर आएंगे। 1 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है यहाँ पर। एचसीएल टेक में 926 रुपए के आसपास यहाँ पर कारोबार हुआ है। हालांकि एचसीएल टेक जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रेड नहीं, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से 1 लाख शेयरों का कारोबार इस वक्त एनएसई पर हुआ है एचसीएल टेक के काउंटर पर, और ये काउंटर आपके सामने होना चाहिए। 926 रुपए के आसपास का ये एक ट्रेड एनएसई पर दिख रहा है एचसीएल टेक का। एचसीएल टेक या फिर कोई दूसरा आईटी स्टॉक, चंदन, वायदा कारोबार में ट्रेड करने के लिहाज से लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर आपकी नजर में? जी देखिए, सारे आईटी काउंटर्स हैं वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और रिसेंट बाजार के करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे रिजिलियंस देखने को मिल रहा है। कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रही है। हालांकि काफी मुश्किल होगा यहाँ पे पिक करना, बट मेरा मानना है कि यदि बाजार में आउट परफॉर्मेंस मिलती है तो एचसीएल टेक ही यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। 910 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो होल्ड करना चाहिए, तभी यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अपना के ऊपर में 950 से लेके 960 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बट फिलहाल ओपन इंटरेस्ट डेटा कुछ इंडिकेशन नहीं होता, तो इसलिए अग्रेसिव व्यू नहीं है। फिर भी यहाँ पे यदि किसी को ट्रेड लेना है तो एचसीएल टेक एक बेहतर पिक हो सकता है। अरुण, कल भी हमने देखा था ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक अच्छी रैली बनी थी कच्चे तेल को लेकर, जिस तरह से बड़े बड़े टारगेट नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये बताइए आपका क्या व्यू है स्पेस पर और यहाँ पर क्या तेजी कर सकते हैं? मुझे पूछे तो आई थिंक अपने पहले पूछा था कि आप कौन से नाम में इन्वेस्ट करोगे। मैंने काफी सारे बैंकिंग के नाम दिए और 1-2 एफएमसीजी के नाम दिए, कॉर्पोरेट जैसे। लेकिन और एक एडिशन अगर आप मुझे पूछो तो आई विल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिस्पाइट द शार्प रन अप। मैं समझता हूँ बीपीसीएल और एचपीसीएल शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, मेरा पर्सनल व्यू है। अलॉन्ग विद कंपनीज लाइक पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी, जिसे काफी लोग बोरिंग स्टॉक कहते हैं, लेकिन अगर आप समझते हो कि मार्केट यहाँ से 5% अपसाइड एंड 10% डाउनसाइड अगर आपको लगता है अगले 3 महीने में रहेगा, आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल द स्टॉक्स इफ यू बाय विल मेक यू रिलेटिवली आउट परफॉर्म द फ्रंट लाइन। मतलब जो स्टॉक आप ये कह रहे हैं कि कम मूव करते हैं, कम, और दूसरा जो आप नाम ले रहे हैं वो सारी सरकारी कंपनियां हैं। एनटीपीसी पावर ग्रिड में इसलिए कहता हूं कि आई पर्सनली फील वैल्यू वाइज, अगर आप मुझे पूछे तो कैश का धंधा है पावर ग्रिड का, काफी सेफ बिजनेस मॉडल है, एंड आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी चीप स्टॉक। तो ये लेवल के आसपास नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन तो मार्केट कम्स ऑफ बाय 3-5%, योर पोर्टफोलियो विल आउट परफॉर्म। खराब बाजार में डिफेंसिव ढूंढते हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव ऐसा। आई पर्सनली बिलीव ये सेक्टर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फोकस में आएगा। काफी सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन पावर इज स्टिल नॉट अट्रैक्टेड द अटेंशन विच इट डिजर्व्स। अल्टीमेटली जब ये आएगा पीपल विल। सर, आज तो मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की एनटीपीसी और एनएचपीसी के साथ, पीपल अल्टीमेटली परफॉर्मेंस, इससे ज्यादा तो क्या होगा? वही बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली दिस विल कम इनटू फोकस। सो आई पर्सनली बिलीव दैट एफएमसीजी आप ले सकते हो, आईटी में एक नाम ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आप ले सकते हो, एक्सपोर्टर्स को प्रेफर करते हो और इम्पोर्टर्स एमएनसी से ले सकते हो, एंड नेम्स लाइक एन एनटीपीसी, आपने जो पूछा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एचपीसीएल और बीपीसीएल, दिस आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ। बट कहीं पे आपको जाके अगले 1-2-3 महीने में मार्केट भी चांस दे नीचे एक बार आ जाए, कहीं पे आपको जाके थोड़े यहां से पैसे निकालकर यू विल हैव टू लर्न टू बाय इनटू सम हाई बीटा स्टॉक्स। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, सिमी चार्ट्स में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा शेयर आपको लगता है? दरअसल आज जिस तरह से अनिल भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक बैठक होने वाली है, पावर प्रोड्यूसर्स के साथ उनके परफॉर्मेंस को नापा जाएगा, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर चर्चा होगी, तो ये थीम शायद आज रडार पर रह सकता है। लेकिन मजबूती के लिहाज से चार्ट्स किसके सबसे ज्यादा मजबूत लगते हैं आपको? देखिए हेमंत, अगर आप मुझसे सीरियसली पूछेंगे, वेरी फ्रैंकली मेरे लिए कोई भी एक स्टॉक बाई राडार में नहीं है। जो जिनका भी नाम अपने लिए है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, किसी में भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी बाई लेने का। अगर कोई भी इंट्राडे रैली में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ट्रेंड डाउन है। तो डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक चल रहा है उसमें एटलीस्ट मैं बार्गेन हंटिंग करने का सजेशन नहीं दे सकती। हाँ, इंट्राडे के लिए तो न्यूज में तो रैली आ ही सकता है, तो 2-1 रुपया स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, पर मेरे राडार में कोई भी बाई लिस्ट पे नहीं है। तो ये राय आती है इन सारे शेयरों पर, लेकिन बाजार डायरेक्शन की तलाश में जरूर है दिग्गजों पर।
5 अंक ऊपर सेंसेक्स, 5 अंक ऊपर निफ्टी, लेकिन डायरेक्शन मिड कैप शेयरों ने अपना तय कर रखा है और वो तेजी का, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/4 से आधा % तक की मजबूती बनती हुई दिख रही है और मिड कैप इंडेक्स को देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आ गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है 0.5% के फायदे के साथ। और अब बढ़ने वाले शेयरों की तादाद हो चुकी है 725, कमजोर शेयर हैं 400। तो ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का खरीदारी का माहौल बरकरार है। दिग्गज शेयर भले चीन को देखकर कमजोर हों, जो 2.5% नीचे चीन के बाजार, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मोमेंटम बरकरार है तेजी की तरफ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर होगा फोकस, बने रहिए हमारे साथ। 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 2 अंक नीचे है, यानी कि बिल्कुल शांत कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन आज जो हमारा फोकस है पूरी तरह से है वो है मिड कैप शेयरों पर। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है, स्मॉल कैप इंडेक्स उससे भी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है चंदन सिमी और मेहरबुन ईरानी। मेहरबुन, आपकी रिसर्च जानी जाती बेहतरीन मिड कैप पिक्स के लिए, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है फंडामेंटली मजबूत है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए मिड कैप्स? आई थिंक मार्केट जब भी करता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स बिकम untouchables type, but मेरा पर्सनल मानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी if you identify good quality stocks, I promise you the performance of a portfolio will possibly outperform all indices. उसमें हमारा एक स्टॉक निकल कर आता है जहां पे अपना रिपोर्ट मार्केट में क्लियर डिस्क्लोजर है, मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो, मेरे प्रोप्राइटर्स के पोर्टफोलियो, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, जो भी क्लाइंट्स नए आएंगे उसके लिए भी हम ये शेयर खरीदेंगे। वो है कैम्बलिन फाइन साइंसेस, करीबन 86-88 के आसपास जो भाव है। हमारा टारगेट ये स्टॉक में बनता है अगले 24 से 30 महीने में 250 से 300 रुपया, विच इज अ 3 bagger। प्रॉब्लम मिड कैप में यही होती है कि अगर मार्केट में यहां से 5% लुढ़कता है तो दिस स्टॉक्स कैन कम डाउन बाय 10-15%। तो अगर आप 85-86 में लेते हो और 70-72 देखने के लिए तैयार हो, जो मैं नहीं कहता हूं आएगा, बट इफ यू बिलीव दैट यू आर गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट 2 years, यहां से आई प्रॉमिस यू द स्टॉक शुड बी एटलीस्ट 250 to 300 रुपीज। उसके सिवाय हमें सीमेंट पैक में वी कंटिन्यू टू लाइक नेम्स लाइक डालमिया भारत एंड प्रिज्म सीमेंट, एंड एफएमसीजी स्पेस में वी लाइक नेम्स लाइक ग्लैक्सो कंज्यूमर, एंड फार्मा वी लाइक नेम्स लाइक एबॉट लेबोरेटरीज। ये सारे स्टॉक्स हैव नॉट रिएक्टेड इन द कंप्लीट फॉल ऑफ द मार्केट विच वी हैव सीन, बट आई थिंक दे कुड पॉसिबली कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द मार्केट। बट वन ऑफ द नेम्स विच वी लाइक, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज कैम्बलिन फाइन साइंसेस, जहां पे अपना रिपोर्ट करीबन 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने रिलीज किया था। तो क्या टारगेट आपने रखा? 250 से 300 रुपए मिनिमम ओवर द नेक्स्ट 24 months। इसमें 2018-19 में वी आर लुकिंग एट एन अर्निंग पर शेयर ऑफ अराउंड 18 to 20 रुपीज, और 18 to 20 रुपीज को अगर आप 15 से भी मल्टीप्लाई करो तो द स्टॉक बिकम्स अराउंड 270 to 300 रुपीज, और 18-19 का ईपीएस मार्केट विल टेक इट इनटू अकाउंट इन 17-18। सो यहां से 2 साल होल्डिंग, 30 months होल्डिंग मैक्सिमम, यू कैन अर्न 3 bagger फ्रॉम हियर। ऑलराइट, चलिए तो कैम्बलिन फाइन केमिकल्स ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ये शेयर दे सकता है 5.5% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। डालमिया भारत, प्रिज्म सीमेंट, एबॉट, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेहरबुन को काफी पसंद हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शुक्रिया मेहरबुन, आपने समय निकाला, और सिमी और चंदन आप दोनों का भी शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अमेरिका फेड की बैठक से पहले बाजार कुछ नर्वस दिख रहे हैं, मगर ये मौका है आपको अच्छी कंपनीज चुनने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय निकल कर आ रही है, कौन से वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी नियति। बताइए कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं दिग्गजों को? सबसे पहले बात करेंगे सीएलएसए की रिपोर्ट की, जिनको ग्रोथ स्टोरी पे भारत की बिल्कुल भरोसा कायम है और हाल की कमजोरी से उनको बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है। लंबी अवधि के लिए महंगाई घटना, घरेलू इनफ्लो बढ़ना काफी ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये अगले साल दिसंबर 2017 तक बाजार में 30% की रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। FY 18-19 के मुकाबले FY 16-18 में जो नतीजे आने वाले हैं वो उनमें ज्यादा सुधार ये देखने को इनको लग रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इनके रडार पे हैं। सबसे पहले मिड कैप पिक्स में PVR में ये निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं, और INX लीजर जिस पे इन्होंने हाल ही में कवरेज शुरू किया है बाई की रेटिंग के साथ, 1 साल में इसका लक्ष्य 290 हो सकता है और 3 साल में 400 रुपए तक का भी ये लक्ष्य दिखा सकता है। बार्कलेज का मानना है कि उभरते
बढ़ते बाजारों में भारत पर चीन का जो असर है वो सबसे कम होगा। भारत की अपनी घरेलू दिक्कतें हैं जिसमें मॉनेटरी और वित्तीय पॉलिसी काफी ज्यादा अहम होगी। मिड कैप टॉप पिक्स इनकी कंटेनर कॉर्प और टाइटन जैसे शेयर हैं जो कि इनमें शामिल है। डॉयचे बैंक हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमोडिटी और करेंसी बाजार के स्थिर होने तक बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, मगर हालांकि इन्होंने दिसंबर तक का जो सेंसेक्स का लक्ष्य है वो भी घटाया था। मगर इस कमजोर बाजार में भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनमें आप निवेश करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मिड कैप पिक्स में इनके अपोलो टायर्स, अशोक लीलैंड जैसे काउंटर शामिल हैं। वहीं गोदरेज कंज्यूमर्स, HPCL, बजाज फिनसर्व, IRB इंफ्रा में भी आप निवेश करके बेहतरीन मौका कमा सकते हैं। वहीं कमिंस इंडिया, श्री सीमेंट और JSW एनर्जी में भी आप निवेश करेंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। बजाज कॉर्प पे इन्होंने हाल ही में एक अपनी कवरेज शुरू की थी बाय की रेटिंग के साथ। एक साल में ये 700 रुपए तक का लक्ष्य देख रहे हैं और करीब 10 साल में 4000 तक का भी ये शेयर हो सकता है। तो ये बेहतरीन स्टॉक्स है जहां पर आपको बाजार की गिरावट में ढूंढने हैं निवेश के मौके, क्योंकि दिग्गज FI ब्रोकरेज हाउस इसी पर बुलिश है। लेकिन डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस जो दिग्गज हैं और कहां बुलिश हैं और क्या व्यू है उनका बाजार पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हेड हमारे साथ निश्चल माहेश्वरी जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका CNBC आवाज पर। पहली राय तो आपसे बाजार पर लेना चाहता हूं, क्या ये समझना ठीक है कि 7500 7600 के आसपास बाजार का एक बार की बॉटम बन चुका है और उसके नीचे जाने की रिस्क काफी कम है, चाहे फेड की मीटिंग में कुछ भी हो? हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार पर नजर रखें। हरे और लाल निशान के बीच झूलते हुए दिख रहे हैं। अब बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होती दिख रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं होती नजर आ रही है। निश्चल जी से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। सर, आवाज आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं ये लेना चाहता हूं, क्या ये समझना ठीक है कि फेड की मीटिंग का कोई भी नतीजा है लेकिन भारतीय बाजार 7500 7600 के आसपास बॉटम बना चुके हैं, उससे ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, ये समझना ठीक है? शॉर्ट टर्म में तो अनिल जी ऐसा ही लगता है कि अनटिल के फेड ये बोले कि 25 बेसिस पॉइंट मैं काट देता हूं और आगे भी कोई ऐसा व्यू ऐसा कोई इंडिकेशन दे कि ये रेट इंक्रीज करता हूं और रेट इंक्रीज होता रहेगा तो जरूर बाजार में डेफिनेटली फिर 7500 7600 भी होल्ड नहीं करेगा और पूरा, क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसका रिएक्शन अक्रॉस दी वर्ल्ड आने वाला है। जी, ये तो बात हुई फेड की, लेकिन आपको क्या लगता है RBI गवर्नर साहब 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट देंगे 29 सितंबर को या उससे पहले? उससे पहले तो नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। कल परसों के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर फेड ऐसे ही छोड़ देता है तो वो बहुत स्ट्रांग चांस बनता है कि RBI गवर्नर 25 बेसिस पॉइंट जरूर कट 29 तारीख को कट करेंगे। और फेड अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करता है तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है? उसके बाद ये डिपेंड करता है कि पूरा इमर्जिंग मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्शन, जहां तक हमको उम्मीद है कि काफी कुछ प्राइसेस में बेक्ड इन है, अगर वो रिएक्शन वुड बी टोटली डिफरेंट बेसिकली और वापस वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है इमर्जिंग मार्केट्स में, तो देखना पड़ेगा कि वेदर RBI गवर्नर विल एक्चुअली गो अहेड एंड कट द इंटरेस्ट रेट्स और नॉट। ओके, ये बताएं, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या इंडियन मार्केट सब ठीक हैं? जो करेक्शन हो चुका है उसके बाद अब सस्ते हो गए और ये खरीदने लायक माहौल है? अनिल जी, सस्ते तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि क्या है कि सामने अर्निंग्स भी कट गई है। तो ये जो 10% का हम लोग 15-16% का एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्निंग्स इंप्रूव होने का ये साल में, वो अब कट के 10% हो गया है। मेरे हिसाब से यहाँ से 100-200 बेसिस पॉइंट का कट ज्यादा नहीं आना चाहिए अर्निंग्स में फॉर FY16। तो उसके बेसिस पे वी आर समवेयर अराउंड 17-18 टाइम विच सीम्स टू बी क्या नाम है, फेयरली प्राइस्ड। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या ये करेक्शन आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए? और अगर 100 रुपए हैं किसी के पास तो कितना पैसा आप इस समय लगाने की सलाह दे रहे हैं? आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका 2 से 3 साल का होराइजन है
तो जरूर आपको पैसा इधर लगाना चाहिए और 25 रुपया अपना 100 रुपये में से यहाँ डाल देना चाहिए। ओके, लेकिन ये बताएं निश्चल जी कि फिर खरीदारी के मौके कहाँ हैं, कौन से सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो ज्यादा आकर्षक हो चुके हैं इस गिरावट के बाद? तो अगर आप देखेंगे तो 2-3 सेक्टर्स अच्छा काम कर ही रहे हैं। एक तो क्या है, अर्बन कंजम्पशन ग्रोथ की स्टोरी वापस आने शुरू हो गई है। लास्ट 2-3 महीने देखेंगे, कल परसों आईपी का जब नंबर आया उसमें भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की वापस ग्रोथ अच्छी नजर आई। तो अर्बन कंजम्पशन की स्टोरीज जो भी हैं, चाहे वो मारुति कार से लेके क्या नाम है, कहीं 2 व्हीलर्स की भी आप देख सकते हैं, और डिश टीवी, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं अर्बन कंजम्पशन के। बेसिकली वो जरूर डेफिनेटली वो स्टोरी सब में पहले आएगी। एक वो सेक्टर है। दूसरा, रुपी जैसे जैसे डिप्रिशिएट होता जा रहा है तो क्या नाम है, एक्सपोर्ट स्टोरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, फार्मा और आईटी। और तीसरा स्टोरी है कि अर्बन रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी, और उसमें आई थिंक समय पहले जो प्ले आउट होगा वो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो समय पहले गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जरूर देखनी चाहिए। तो ये 2-3 सेक्टर में डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कंपनियां अच्छी लगती हैं और वो देखा जा सकता है। चलिए ये बताइए, हमने देखा है अपने हाई से 9119 के हाई से करीब 15-16% की करेक्शन देखी जा चुकी है भारतीय बाजारों में। आपको क्या लगता है यहाँ से और डाउनसाइड कितना है, कहाँ तक निफ्टी या सेंसेक्स जा सकता है, कितने % की और गिरावट देखने को मिल सकती है अगर फेड दरअसल ब्याज दरें बढ़ा देता है तो? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि इंडिया फंडामेंटली तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ ज़्यादा डाउनसाइड है, लेकिन टेक्निकली और वोलेटिलिटी जब पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में आएगी तो फिर उसमें इंडिया का भी इम्पैक्ट होता है। इंडिया का इम्पैक्ट काफ़ी कम होगा दूसरों से, लेकिन इम्पैक्ट तो होता ही है, क्योंकि अगर मनी गेट्स विड्रॉन अक्रॉस दी वर्ल्ड तो वो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया भी आता है। तो उसका कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि किसी दिन वो 7200 तक भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 7500-7600 से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निश्चल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं, 65 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा इस वक्त सेंसेक्स पर, और निफ्टी इस वक्त 25 अंकों के नुकसान के साथ। निफ्टी का आज का लो है 7841 का, उसके करीब पहुंचने की कोशिश फिर से करता हुआ बाजार। मिड कैप इंडेक्स अब लाल निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी गहराती हुई दिख रही है और ये चिंता की बात है, 0.5% के आसपास का नुकसान आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में। 660 शेयर मजबूत, 560 शेयरों में कमजोरी का माहौल। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात करेंगे बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट से। डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 50 अंक नीचे सेंसेक्स से 20 अंक नीचे निफ्टी, लेकिन 7850 के आसपास लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी जिसने कल लीडरशिप दिखाई थी तेजी की तरफ, आज कमजोरी में भी वही आगे है 0.5% के नुकसान के साथ। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, CEO डायमेंशंस कंसल्टिंग के। अजय जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, नमस्कार। ये बताएं कि क्या फेड की जो बैठक है, अब सबसे अहम ट्रिगर वही दिख रहा है बाजार के लिए, ब्याज दरें अगर बढ़ती है तो क्या हमें डरने घबराने की जरूरत है, या फिर ये भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी बात है? देखिए, अच्छी बात तो नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना किसी भी जगह में अच्छी बात तो नहीं हो सकती है, तो उसमें तो बड़ी दो राय नहीं है कि अच्छी बात तो नहीं है, बट उसका कितना हमारे ऊपर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ना था चाइनीज वॉलेटिलिटी से पड़ चुका है, ग्लोबल मार्केट पे पड़ चुका है, यहाँ पे पड़ चुका है। इनफैक्ट हम तो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये रेट इंक्रीज इसी क्वार्टर में हो, परसों 17 तारीख को हो जाए तो एटलीस्ट ये इवेंट खत्म हो जाएगा। फिर हमें पता है कि अगले 6 महीने के बाद ही जो होगा, अगले 6 महीने के बाद ही होगा। अनसर्टेनिटी से अच्छा है कि ये इंक्रीज हो जाए। इंडिया पे इतना कोई भारी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अभी, बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी के बाद में मार्केट अभी स्टेबल हुई है, मार्केट ने काफी फैक्टर भी कर लिया है। प्लस हमारी जो बाजार है
वो अब डोमेस्टिक फ्लोज पे चल रही है, वो इंटरनेशनल फ्लोज पे नहीं चल रही। वो आपने देख ही लिया पिछले 15 दिन से, महीने से। अगर डोमेस्टिक फ्लो नहीं होते तो मार्केट का क्या हाल होता। तो हम जो कह रहे हैं, जो डिस्परेशन इंडिया में है रिटर्न्स के लिए, आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस 18%, 20% बढ़ती है, वो यही दिखाती है कि एक लिक्विडिटी फ्लो जो बैठा हुआ है साइडलाइन पे, या तो एवरेज कर रहा है या सोच रहा है कि यार अब कोई रिटर्न निकाल के निकल जाओ यहां से। तो इसलिए हम इतने डोमेस्टिकली फोकस हो गए हैं कि इतना बड़ा इंपैक्ट हम पे नहीं पड़ना चाहिए। ये भी बताइए सर, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा इवेंट जिस पर सबकी नजर है वो आरबीआई की बैठक है। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है? 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आरबीआई की तरफ से देखने को मिलेगा, या कहीं फेड ने अगर ब्याज दरें इंक्रीज कर दी तो वो भी पॉज हो जाएंगे? देखिए, अब तो आरबीआई गवर्नर एक तरीके से कॉर्नर में आ गए हैं, बिकॉज आइडियली स्पीकिंग आपने सही कहा था, सबने कहा था रेट इंक्रीज होना चाहिए था तो 6 महीने पहले हो जाता 50 बेसिस पॉइंट, तो एटलीस्ट इसको एब्जॉर्ब करने में अब कोई चारा नहीं बचा है कि अब उनको जो उन्होंने कहा था कि सीपीआई इन्फ्लेशन कम होगा वो तो कम हो गया है। तो अब तो कोई चारा नहीं बचा है कि ये 25 या 50 बेसिस पॉइंट, चाहे 25 अभी 25 नेक्स्ट पॉलिसी में करना ही पड़ेगा। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिड कॉर्पोरेट लेवल जो है, जो ये अभी जो एमटेक का जो प्रॉब्लम आया है जो म्यूचुअल फंड डेट के अंदर में, उसका एक नतीजा बड़ा क्लियरली हो गया कि रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है बाजार में। तो जो मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट है उसका इंटरेस्ट रेट तो इनफैक्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो ये इशू ये है कि कम तो कर ले आरबीआई, आपको मेरे को कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ थोड़ा अलग सवाल है, लेकिन फिर अजय जी आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में अगर ब्याज दरें घटनी है और थोड़े से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की लग रहे हैं, रिस्क प्रीमियम बढ़ भी रही जैसा आप कह रहे हैं, क्या 2-3 साल के व्यू से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले गिल्ड फंड में पैसा लगाने की राय देंगे? देखिए, गिल्ड फंड तो हमेशा ही, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं। इंडिया में पिछले 3 साल से गिल्ड फंड बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही है और अगले 3 से 5 साल बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अपना एक पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं आप, गिल्ड फंड तो आप लेके चलिए ही। उसके 2 रीजन है। एक है कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी इंटरेस्ट रेट की अब या तो स्टेबल हो गई है या नीचे जाएगी, तो जो रिस्क है मार्क टू मार्क लॉसेस का वो काफी कम हो गया है। तो इसलिए आपको 7.5-8% रिटर्न तो आपको मिलेगी। और रेट गिर गया। अब आप देखिए लास्ट 3 महीने में आई थिंक रिटर्न 10 से 12% आई है, गिल्ड फंड की रिटर्न आई है म्यूचुअल फंड में। तो गिल्ड फंड को तो आप अपना एक साथी मान के चलिए ही चलिए। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि गिल्ड फंड अगर कर दिया 50%, तो बाकी 50% आप कैसे रिटर्न निकालेंगे? बिल्कुल। ये बताइए सर कि आपको बाजार में कितना डाउनसाइड लगता है, क्योंकि जिन फैक्टर्स के साथ हमने शुरुआत की थी खासतौर पर मॉनसून को लेकर, उसमें अब हमने देखा एक स्लो डाउन आया है, कई भागों में सूखा पड़ रहा है, एक रूरल डिस्ट्रेस की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, कोई रैली आएगी तो उसमें बेचकर चलना चाहिए, नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप बाजार को इस समय? देखिए, 2 तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। एक तो है कि आप ट्रेंड के साथ चलिए कि जो कंपनियां सक्सेसफुल कंपनीज हैं, जिसके अंदर में लेवरेज कम है, उनके साथ में आप निवेश करिए। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर, एक स्ट्रैटेजी तो बना के रखिए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक बड़ी रैली आती है, जो भी आती है, और आज की रैली अजम्पशन है ये हमारी है कि आज की जो भी रिकवरी भी है, रैली भी है, जो भी कह लीजिए उसको आप, वो है लिक्विडिटी फ्लोज पे, फंडामेंटल पे नहीं है वो रैली आज की तारीख में। तो अगर ये रैली अगर 400-500 पॉइंट ऊपर देती है या 300 पॉइंट निफ्टी में देती है, तो ये बेचने की रैली है, ये खरीदने की रैली नहीं है फिर। बिकॉज इसके अंदर में एक बड़ा इंट्रिंसिक एलिमेंट ये है कि ये सारा जो खेल है ये लिक्विडिटी का है, जो अभी हम बात कर रहे थे आपसे। फंडामेंटल जो इकोनॉमी के हैं, जो डिमांड है, आप भी देख ही रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स देख लीजिए, आप डिमांड देख लीजिए, कंज्यूमर डिमांड देख लीजिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, जितने भी पैरामीटर हैं सब पे आपको एक नेगेटिव नजर आएगा। तो उसके कारण फंडामेंटल मिसमैच तो काफी कस के है। ठीक है, अभी वैल्यूएशन कम हुआ तो थोड़ा सा गैप कम हुआ है। अगर यही वैल्यूएशन कंपनीज का शेयर मार्केट में बढ़ता है तो टाइम होता है निकलने का, ना कि फिर उसको एंट्री करने का। अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है तो आप बाहर आइए, ना कि अंदर जाइए 300 पॉइंट ऊपर पे। अजय जी, ऐसे में गिरावट में किस तरह के स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, किन सेक्टर्स पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, फार्मा को तो एक सेक्टर जो आप पिछले 2 साल से बात हो रही है, आप उसको लेके चलिए, उसको कभी बेचिए मत आप, बल्कि ऐड करते रहिए। बिकॉज ये फार्मा स्टोरी आजकल की नहीं, ये 8-10 साल आपको अच्छे रिटर्न देके जाएगी, तो इसको तो आप खरीद के डाल दीजिए। आप बची बाकी बात के अंदर में आप एक चीज रख लीजिए कि जिस कंपनी में हाई लेवरेज है, लोन ज्यादा हैं, वहां पे तकलीफ आने वाली है और आ रही है और आती रहेगी, उनसे आप दूर रखिए। तीसरी बात है कि अगर पेरेंटेज एमएनसी की है तो उस कंपनी में निवेश को आप मेंटेन कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट यह है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज इसमें कंपटीशन बड़ा कम होता है। जैसे आप लिकर कंपनी ले लीजिए, जहां पे नए लाइसेंस नहीं मिल सकते आपको।
अगर ये लीडरशिप चेंज हो जाए तो आईटीसी ले लीजिए, अगर आज लीडर चेंज हो जाए और जो पैसा फेंक रहे हैं इधर से उधर तक वो खत्म हो जाएगा तो आईटीसी सबसे बढ़िया कंपनी है, बट नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन होटल। उसके बाद में मिड कैप में जाएंगे तो कई सारी कंपनियां आपको मिलेंगी जो लो लेवरेज या मैनेजेबल लेवरेज पे है, बट अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया दिखा रही है और मार्केट में क्लियर इमेज है। और आप देख लीजिए चार्ट, वही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ते हैं और उसी में ट्रेडिंग होती है। अगर आपने लेवरेज स्टोरी या सोच लिया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी चलने वाली है इस देश में, आई थिंक वहां पे तकलीफ काफी आएगी आपको। ओके, तो फिलहाल जिन कंपनियों पर कर्जा ज्यादा है उनसे दूर रहे, लेकिन फार्मा जैसी कंपनियां हैं लगातार निवेश के लायक है। शुक्रिया अजय जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार धन्यवाद, हमारी थैंक यू वेरी मच, साथ से अपनी राय शेयर करने के लिए। और बाजार उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए सीमित दायरे में आज शुरुआती कारोबार में पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।